हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, इवन आप किसी भी स्टेट बोर्ड में क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी स्टेट बोर्ड्स हैं, इवन हिंदी मीडियम भी अब हम आपको पूरी तरह से पढ़ा रहे हैं हमारे दूसरे हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहें। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आज से अपन बढ़िया तरीके से शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहला चैप्टर रहेगा अपना सेट, और ये चैप्टर इतना इजी है दोस्त कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, डिटेल में जाएंगे अपन, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, ठीक है, गहराई में पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। देखो, इस पूरी की पूरी NCERT बुक को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया है, इस तरह से ब्रेक कर दिया है कि आपको चैप्टर ओवरव्यू में पता लग जाएगा कि सर हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, सर हर एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। देखो, जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल की भी बात करूंगा, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन की भी बात करूंगा, सारी बातें होंगी आज इस वीडियो में। बिकॉज इस वीडियो को मैं इतनी ज्यादा डेप्थ में समझाने वाला हूं आपको, बिकॉज चैप्टर ओवरव्यू मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जैसा चैप्टर व्यू मैं इधर सेट चैप्टर में आपको बताऊंगा। समझ जाना, आने वाले हर एक चैप्टर का तोड़ना, हर एक चैप्टर का ब्रेक करना, हर एक चैप्टर को स्प्लिट करना वैसा ही होगा जैसा हम सेट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो जीशान सर के साथ क्लास 11th मैथ्स पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार, और बढ़िया तरीके से पेन, कॉपी, पेंसिल जो कुछ भी निकालना हो मेरे दोस्त निकाल लो। बिकॉज मैथ्स भाई सिर्फ देख के नहीं पढ़ी जाती है, ये एक ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें आपको देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। चारों चीजें करनी है, देखो, सुनो, समझो और लिखो। इन तीनों में से कोई एक चीज भी कम हुई, खल्लास, काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्त चलते हैं, शुरू करते हैं अपन अब इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th सेट्स का चैप्टर ओवरव्यू। सबसे पहले अपन चैप्टर ओवरव्यू पढ़ेंगे, चैप्टर को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद हम सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, 2-4 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जिससे आपको इस चैप्टर का बिहेवियर का एक अंदाजा हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर बता दे रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सीरियसली, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया दोस्त, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो सेकंड चैप्टर आने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस चैप्टर के स्ट्रांग हो जाने से, है ना। बहुत सारे, अब तो आप क्लास 11th में मैथ्स जब पढ़ रहे हो ना, तो आपके हर चैप्टर का कनेक्टिविटी नेक्स्ट चैप्टर से मिलेगा, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा। ठीक है, चलो दोस्त शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, जो इसी वीडियो में आफ्टर दिस चैप्टर ओवरव्यू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप देख लोगे, इसके बाद बेटा हम सबसे पहला वीडियो जो देखेंगे इस चैप्टर का, आफ्टर दिस वीडियो सबसे पहला वीडियो जो आपके पास आने वाला है वो होगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। मैं बता देता हूं कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इस पूरी हेडिंग में बेसिकली आपको 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। मैंने एक ही वीडियो में दोनों चीजों को क्लब नहीं किया है भाई, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 तरीके हैं, तो हम उन्हीं दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका होगा रोस्टर मेथड। बेटा क्या होगा सर? रोस्टर मेथड। ठीक है दोस्त, ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद बेटा एक और तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज
सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, इनके और भी नाम हैं, अपन समझेंगे आगे जब भी वीडियो आएगा नेक्स्ट, तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मतलब अभी जो आप वीडियो देख रहे हो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, अभी अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपका वीडियो आएगा सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन रोस्टर मेथड। फिर आपको एक और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.1। सर 1.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो नहीं कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1 हो या 1.2 हो या 1.3 हो, इन सारी एक्सरसाइजेस के पहले दिए गए एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट तो एनसीईआरटी के हिसाब से है, पर इसमें आपको इतने पीसेस मिलने वाले हैं, आपको इतने, क्या होता है ना, जैसे एक पूरी की पूरी रोटी है, एक बड़ी सी रोटी है, एक बड़ा सा आप कह सकते हो चपाती है जिसका साइज अच्छा खासा है, अरे नॉर्मल चपाती भी मान लो यार। ठीक है, अगर आप उस पूरी की पूरी चपाती को ऐसे अपने अपने पाम में, अपने फिस्ट में, अपनी मुट्ठी में ऐसे पूरा कस के टाइट कर लो और उसको जितना छोटा बना सकते हो बना लो और ट्राई करो उसको गल्प करने का, ट्राई करो उसको पूरा खाने का एक साथ, तुम नहीं खा पाओगे, है ना, मुंह में दर्द और होने लगेगा जबड़ों में। तो वो काम करना नहीं है, हमें पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं समझना है या 2 वीडियोस में नहीं समझना है। उस चपाती के तुम चाहे जितने टुकड़े कर लो, छोटे छोटे पीसेस कर लो, बहुत सारे, और फिर छोटे छोटे पीसेस को अच्छे से चबा के डाइजेस्ट करके टाइम लेके खाओ, तो आपकी बॉडी में उस चपाती का न्यूट्रिशन भी अच्छे से लग जाएगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगी, और इतने अच्छे बेनिफिशियल तरीके से आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे, अपनी बॉडी में एक्वायर कर लोगे कि आप पूछो ही मत यार। एग्जाम्पल था ये, किस चीज का एग्जाम्पल था कि सर पूरी की पूरी चपाती का नाम है सेट, और उस चपाती के हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए, उस रोटी के हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। पहले पीस का नाम है इंट्रोडक्शन, दूसरे पीस का नाम है रोस्टर मेथड, तीसरे पीस का नाम है सेट बिल्डर, चौथे पीस का नाम होगा अपना एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1, पांचवे पीस का नाम होगा एक्सरसाइज 1.1। ये सारे बहुत सारे टुकड़े कर दिए अपन ने, और छोटे छोटे बाइट्स में हम पूरी रोटी खा लेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट आएगा आपका एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको बेसिकली सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। बात क्लियर है? इन्हीं दोनों के बेसिस पे रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, इन दोनों चीजों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 के जस्ट पहले कुछ अपन यहां पर सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वो भी वीडियो आपको डेडिकेटेड मिलेगा। ठीक है दोस्त? यस सर, क्लियर। तो भैया इंट्रोडक्शन हो गया जी सर, ये हो गया सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए, है ना, पार्ट 1, और अपना एक्सरसाइज 1.1 हो गया। अब आती है बात अपनी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रोटी का टुकड़ा। अब बात करेंगे सिंगलटन सेट की। भाई आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अलग दूंगा आपको वीडियो आपको अलग मिलेगा, बिल्कुल सेपरेशन के साथ, है ना। मैं चाहता तो सिंगलटन, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, ये पांचों को एक ही वीडियो में आपको दे सकता था, वीडियो 2-2.5 घंटे का चला जाता, बट इट विल बी ऑफ नो यूज। वही बात है ना, बहुत बड़ा चपाती का टुकड़ा हमें एक साथ नहीं खाना है, वी विल ईट बाइट बाय बाइट। ठीक है सर, फिर आपको एक वीडियो मिलेगा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, सिंगलटन सेट कैसा दिखता है, हर एक चीज यार डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर बात आएगी एक नए वीडियो की, एक नए टुकड़े की, एक नया पीस ऑफ चपाती, नया बाइट, दैट इज नया वीडियो, द एम्प्टी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके सिंबल्स जानेंगे, समझ रहे हो, एम्प्टी सेट को हम नल एंड वॉइड सेट भी बोलते हैं, ये भी जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ भी पॉइंट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इससे रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। बच्चों को हर एक चीज डिटेल में मिलनी चाहिए, ये जीशान सर का आपसे प्रॉमिस रहेगा। भले ही वीडियोस आपको ज्यादा मिलेंगी, वीडियोस आपको ज्यादा मिलेंगी,
क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक वीडियो बनेंगी इस बार, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी सर क्या होगा इसमें अभी बता दूंगा, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है। तो हम डिटेल में समझेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस, इनकी थ्योरी, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनल नंबर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इससे रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है, कार्डिनल नंबर। क्या सर? कार्डिनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ यहां काम नहीं आएगा, ये कार्डिनल नंबर आपको यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, जिसको हम छोटा n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। ठीक है। अरे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं यार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और तुम बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले हो सारी मैथ्स। ठीक है, चलिए सर। फिर आ जाएगा इक्वल सेट्स, ये और इक्विवेलेंट सेट्स। मैं सच्ची कह रहा हूं, इन दोनों चीजों में बच्चों को महा कंफ्यूजन होता है। ऑल दो इक्वल सेट का थोड़ा काम रहेगा आपको इस चैप्टर में, इक्विवेलेंट सेट का इतना ज्यादा काम नहीं रहेगा। लेकिन बेटा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट का सर इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम क्यों पढ़ें। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने एक एग्जाम्पल देता हूं जीता जागता। देखो शादियों में सब जाते हैं, है ना, शादियों में सब जाते हैं, बढ़िया खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, शादियों में एक तवा टाइप का लगता है खानों में। खाना जब होता है ना, डिनर में जाते एक तवा लगता है और उस पर अचार रखे हुए होते हैं, है ना, भुंजी हुई भिंडी रखी हुई होती है, भुंजा हुआ बैगन रखा हुआ होता है ना, और बहुत सारे टाइप के अलग अलग मसाले रखे हुए होते हैं, है ना। देखो भुंजी हुई भरमा भिंडी कहते हैं शायद, भरमा भिंडी, भरमा बैगन, अरबी, तुरई, बहुत सारी चीजें रोस्टेड मसालेदार ऐसी रखी रहती हैं, जस्ट फॉर दी टेस्ट के इंसान उठाए थोड़ा सा रखे प्लेट में और टेस्ट कर ले, है ना। तो वो तवा वाला जो सेक्शन होता है ना शादी ब्याहों में, उसको अचार सेक्शन बोलते हैं शायद, अचार वाला सेक्शन होता है। ठीक है, मैंने अपनी शादी में भी रखवाया था। तो अब सच्ची बताऊं, उन सारे आइटम्स में से मुझे एक भी आइटम पसंद नहीं था, बट स्टिल मैंने अपनी शादी में रखवाया। कोई भी बंदा हो जब शादी करता है तो उसको उन सारे आइटम्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है जो उसको खुद पसंद ना हो। समझे, एग्जाम्पल समझे कि सर भले ही आपको इक्विवेलेंट सेट पसंद आए या ना आए, भले ही इक्विवेलेंट सेट आपके सिलेबस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो या ना रखता हो, भले ही इससे इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिले या ना मिले, ये हमारे मेन्यू का हिस्सा है, तो हमें इसको रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। एक भी चीज को छोड़ने का मतलब है मेन्यू इनकम्प्लीट रहना। तो आप भले ही इन सारे चीजों को देख लो, समझ लो, जरूरी है समझना, सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें समझना जरूरी है। भले ही हम कह रहे हैं ना कि भैया शादी ब्याह में गए, किसी को पनीर पसंद है तो कोई पनीर खा लेगा, किसी को भैया दाल मखनी पसंद है तो दाल मखनी खा लेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जिसने शादी कराई, जिन्होंने खर्चा किया, जिन्होंने खाना रिप्रेजेंट किया कि भैया खाना खाइए, हमारे यहाँ आके हमारे बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, उनके लिए सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने सारा मेन्यू भैया आपके लिए, गेस्ट के लिए रख दिया। अब आपकी इच्छा है, आपको जो खाना है खाइए। तो मैं तो भैया शादी कराने वाला हूं, मैं तो बीइंग अ पेरेंट आपको बुला रहा हूं कि भैया मेरे पास मैथ्स की क्लास में आइए, मैं आपके लिए पूरा मेन्यू सामने प्रस्तुत कर दूंगा। भैया इंट्रोडक्शन भी लो, सेट भी लो, एक्सरसाइज 1.1 भी लो, एग्जाम्पल्स भी लो, सिंगलटन भी लो, एम्प्टी भी लो, फाइनाइट इनफाइनाइट लो, इक्वल सेट्स लो, इक्विवेलेंट सेट्स लो, एक्सरसाइज 1.2 लो, एक्सरसाइज 1.2 के पहले वाले एग्जाम्पल्स भी लो। मैंने तो पूरा मेन्यू अपनी ताकत से रख दिया। अब तुम्हारी इच्छा है, सारे के सारे आइटम्स तुम्हें टेस्ट करने हैं या नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है भैया। कर लोगे टेस्ट तो बढ़ जाओगे, बहुत फायदे में रहोगे, नहीं करोगे टेस्ट तो रह जाओगे। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। तो भैया इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और फिर आएगी आपके पास
एक्सरसाइज 1.2 के पहले वाले दिए गए एग्जाम्पल्स का वीडियो, छोटा वीडियो होगा, आई गेस 4 एग्जाम्पल है। मैं तो कह रहा हूं एक एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, मान के चलो एक्सरसाइज 1.2 के पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है सर, तो सर क्या आप उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाओगे या फिर आप उसको इनके साथ या इनके साथ या इनके साथ दे दोगे? नहीं, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बेटा आपके लिए, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, चाहे एक एग्जाम्पल हो या 10 एग्जाम्पल्स हो, एग्जाम्पल्स के वीडियो अलग रहेंगे। और इस बार आपको एग्जाम्पल मेंशन करके दिए जाएंगे कि भैया आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 6 to लेकर 9, 6 to 9 इस वीडियो में है, एग्जाम्पल 13 से लेकर 18 इस वीडियो में है। इतना ज्यादा फ्री मटेरियल आपके लिए हो जाएगा, फ्री इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ऑल्सो, मतलब पैसे भी नहीं लेना है आपसे, सारा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही है और मिलता चला आ रहा है और मिलता रहेगा, ठीक है। एंड फ्री इन द सेंस इतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपको सारा का सारा चीज ढूंढना, क्या मतलब आपको 1% भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारे वीडियोस प्रॉपर्ली लगे रहेंगे, बढ़िया तरीके से आओ, देखो और घर जाओ, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद आते हैं, और अभी खत्म नहीं हुआ, सेट अच्छा है बेटा, सेट बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये दो जो वीडियोस आपको मिलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में भी इन दोनों की हेडिंग देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सर ये क्या है भैया? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। भाई ये सबसेट दिख रहा है तुम्हें ये दिख रहा है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? पहले जब मैं ये वाला टॉपिक लेकर चलूंगा ना, जब स्टार्ट करूंगा ना बेटा, तो आपको सबसे पहले सबसेट समझाया जाएगा कि सबसेट होता क्या है, सबसेट होता क्या है, सुपरसेट होता क्या है, पावर सेट होता क्या है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। तब जाके हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब है भैया रियल नंबर, भूलना मत, यहां जो आर लिखा हुआ है ना, ये रियल नंबर है। आर इसलिए लिखा गया क्योंकि टॉपिक का जो टाइटल है ना, वही आर से रिलेटेड है, आर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि भैया हम तो एनसीईआरटी से चल रहे हैं, एनसीईआरटी बोले तो मदर ऑफ ऑल दी बुक्स है ना, दाता विधाता सब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कर लो, मैथमेटिक्स में एग्जाम्पलर कर लो, भाई पीवाईक्यूज कर लो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। 80-80, 100-100 मार्क्स ले जाओगे तुम, ठीक है। इन 3 चीजों को अगर फॉलो कर लिया, चौथी चीज है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ये भी वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगा। डिटेल में मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अनुमान हो जाए, एक अंदाजा हो जाए और सीरियस हो जाओ बेटा, बिकॉज अब आपकी लाइफ, आपकी पढ़ाई 10th क्लास जैसी नहीं होने वाली है, टोटली डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट, ये बहुत बढ़िया है यार, इसके नाम में ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स, समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब सब कुछ, यूनिवर्स का मतलब हो गया सब कुछ भाई साहब, कील, कंकड़, बालू, रेत, पानी, आसमान, चिड़िया, इंसान, पेड़ पौधे, सब कुछ यूनिवर्सल सेट। कुछ अंदाजा हो रहा है कौन सा सेट होगा? सब बताऊंगा, सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज आने से पहले आपको एक वीडियो और मिलेगा जो एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेगा आपको, ठीक है। मतलब अपन ही करेगा, कोई और नहीं करेगा, अपन ही करेगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1.3 आएगी, फिर एक नया टॉपिक आएगा वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेन डायग्राम भैया, वेन डायग्राम में आपको यूनिवर्सल सेट समझाया जाएगा, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको और भी चीजें समझाई जाएंगी जो नेक्स्ट स्लाइड पे, अभी खत्म नहीं हो रहा बेटा, बड़ा चैप्टर है। यही चैप्टर इतना बड़ा है कि तुम क्लास 10th के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर तीनों को जोड़ लो, तब जाके ये चैप्टर बनेगा, इतना बड़ा लेंथ है इसका, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अच्छे से तसल्ली से अपन पढ़ेंगे भाई, डरना मना है, जीशान सर के साथ हो और फिर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हो, ठीक है। चलिए, वेन डायग्राम्स ये एक अलग ही टॉपिक है, समझेंगे डिटेल में। रेक्टेंगल मिलेंगे, सर्किल मिलेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, सप्लीमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यूनियन ऑफ दी सेट, ये सब बहुत नीचे भी, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे भी आएंगी, ठीक है।
अब ऑपरेशन ऑफ सेट जो टॉपिक है, ये जो वीडियो मिलेगा ना आपको नेक्स्ट वाला, ऑपरेशंस ऑन सेट, इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना, इसमें आपको मैं समझाऊंगा सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है सर, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर आपको समझाया जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपको क्रिस्प डेफिनेशन बताई जाएगी, डिटेल बताई जाएगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। फिर यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है, यूनियन, उसके बारे में डिटेल में हम एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट आपको यहां भी ऑपरेशंस ऑन सेट ये आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन दोनों के बारे में बताया जाएगा, इन दोनों के एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन डिटेल में अगर हमें पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। फिर इंटरसेक्शन डिटेल में पढ़ना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। डिफरेंस ऑफ सेट, एक सेट से दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा ये, 20-25 मिनट का रहेगा, आई गेस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.4, लेकिन इस 1.4 से पहले आपको देखने को मिलेगी इनकी एग्जाम्पल्स की कहानी। ठीक है, यहां आपको, यहां इस वीडियो और इस वीडियो के बीच में ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना, यहां आपको एक और वीडियो मिलेगा विच विल से एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 से पहले जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज 1.4 के वीडियो से पहले वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि डिफरेंस ऑफ सेट के बाद आएगा, एक्सरसाइज 1.4 के पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खत्म नहीं हो रहा है अभी देख रहे हो, क्लास 10th में चैप्टर ओवरव्यू कैसा होता था, एक ही स्लाइड पे 1 2 3 4 5 बस 6 7 8 बस खत्म हो गया चैप्टर। 10th क्लास में ऐसा होता था भैया, 11th है ये, 11th 12th नानी याद दिला देगी, इसके कोई भी 3 चैप्टर उठा लेना, 3 या 4, और पूरी 10th का सिलेबस उठा लेना, पूरी 10th के सिलेबस से 4 चैप्टर लड़ जाएंगे, समझ रहे हो। चलो अब फिर पढ़ना है हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ चीजें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ना, ऐसे ऐसे मिल जाएगा आपको, कई बार लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट या ए सी, है ना, दोनों ही सेम चीजें हैं, ए डैश या ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट। सेट क्या होता है ये सब अभी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपको वीडियो ऐसा लग रहा हो कि स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, ऑब्वियसली मेरी तो यूएसपी है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, तो भाई 1.5 पे देख लो, 1.25 1.5 ऐसे देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस स्पीड में आपको देखना हो आप देखो, बट मेरा पढ़ाने का लेवल और पढ़ाने का रिदम ऐसा ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, बिकॉज हड़बड़ी अपन नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। ठीक है, ये और ये मर्ज नहीं करूंगा मैं, अलग अलग आपको बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, 30-40 मिनट के, आपको देखने में भी मजा आएगा, है ना। वहीं अगर आपको 1.5 घंटे का एक वीडियो बना के अगर मैं दे दूं, 1.5-2 घंटे का, तो आप देखोगे भी नहीं और आपका सिलेबस भी कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको मिलेगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट वाला वीडियो, इसके बाद मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1.5 से पहले दिए गए एग्जाम्पल्स का वीडियो। ठीक है, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए जाएंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.5 तक। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.5 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, वो आपको समझाई जाएगी। और इसके बाद बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्लास 12th वालों के लिए, तो खासकर मैं बताना चाहता हूं, ऑल्दो आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं ना भाई, उनके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भाई बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सेम टू सेम एग्जाम्पल में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन उठा के रख देते वो लोग,
आप इतना समझ लो कि इतने इंपॉर्टेंट है ये कि आप कह सकते हो कि PYQs हैं ये तो सीधे सीधे। तो अपन हर चैप्टर के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे अच्छे से, और अब जाके आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म फ्रॉम एनसीईआरटी। पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, एनसीईआरटी गई, एनसीईआरटी को कह दो टाटा बाय बाय यहां तक, ठीक है। लेकिन 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 उसके बाद अब असली कार्यक्रम शुरू होगा भाई, एमसीक्यूज। यहां हो सकता है आपके कई क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से उठाए जाएं, है ना। एनसीईआर आपको पता है ना, मैथमेटिक्स के भाई, मैथमेटिक्स के लिए एक तो अपनी एनसीईआरटी है भैया, माता ऑफ ऑल बुक्स, प्लस फिर उसके बाद अपना एग्जाम्पलर आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पलर बुक भाई ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेट करती है, और फिर बाद में अपने PYQs। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे कि सर क्या आप कोई रेफरेंस बुक नहीं कराओगे क्या, रेफरेंस बुक नहीं कराओगे क्या। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट उठने लगा होगा, सर व्हाट अबाउट RD, व्हाट अबाउट RS, व्हाट अबाउट नूतन, सर क्या इनके क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे। बिल्कुल कराए जाएंगे। आपको ये दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, MIQs। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। MIQs में हो सकता, चैप्टर पे डिपेंड करता है कि हो सकता आपको 30 क्वेश्चंस मिले, हो सकता आपको 40 क्वेश्चंस मिले, हो सकता आपको 50 क्वेश्चंस मिले। देखो मेरा एक अनुमान है कि क्लास 11th और 12th में हर चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज होगी ना, हर चैप्टर में आपको एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस तो मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब ये कहां से आएंगे सर, ये आएंगे आपके रिफ्रेशर वाली बुक्स से, ठीक है, क्लियर है। तो रिफ्रेशर वाली बुक को भी केटर किया जाएगा, जितनी भी रिफ्रेशर्स बुक हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक कह सकते हो आप, रिफ्रेशर्स बोल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसा बोलो वैसा करो, ठीक है। भाई इसी के साथ अपना ज्यादातर ये चैप्टर खत्म, फाइनली ये चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर को खत्म होते होते लग जाएंगे दोस्त, काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब आप ये नहीं सोच सकते और ये आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर सकते कि यार जैसे अपने क्लास 10th में किया है कि यार 2 दिन में चैप्टर खत्म कर लेते हैं या 3 दिन में चैप्टर खत्म कर, नो। देखो मैं सच्ची सच्ची क्लियर बता देना चाहता हूं तुम्हें, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है दोस्त। प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, बस 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 और बस। और किसी बहुत बड़े चैप्टर को तुम 2 दिन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो यार, 1 या 2 दिन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्रैश कोर्स की बात अलग होती है, जो अपना दिसंबर या जनवरी के टाइम चलता है, वो अलग चीज है कि सर 2 दिन या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म। पर इतने बाहुबली चैप्टर को तुम सोचो कि एक नाइट या एक डे में कंप्लीट कर लें, तो ये मूर्खता होगी बेटा, स्टूपिडिटी होगी, समझ रहे हो ना। अगर मैंने 3 बार प्रैक्टिसिंग लिखा है दोस्त, तो इसका मतलब ही है कि भैया बहुत 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 दिनों तक हमें हर चैप्टर को घिसना पड़ेगा। एटलीस्ट मान के चलो कि आपको बहुत तसल्ली से सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस, आप कह सकते हो 8 से 9 महीने, 8 महीने के आसपास आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 8-9 महीने में। अब आप देख लो आपके कितने चैप्टर्स हैं, 12-13 चैप्टर्स जितने भी हैं, उन सबको प्रॉपरली डिवाइड करो, ठीक है, तो निकल के आएगा आपका। भाई कोई चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता है, कोई चैप्टर बहुत टाइम ले लेगा। भाई एक चैप्टर है इसी बुक में आपका, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, आपका लीनियर इनइक्वालिटी। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यार, ये जल्दी हो जाएंगे, 10-10 दिन में खत्म हो जाएंगे ये। लेकिन कुछ चैप्टर्स टाइम ले जाएंगे, तो उनको तसल्ली से टाइम देना, ठीक है। हर किसी की फैमिली में कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आते हैं घर पे, विजिट करते हैं, 1-2 घंटे बैठते हैं और चले जाते हैं, वो बढ़िया रिलेटिव्स होते हैं यार, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं, जम जाते हैं घर में 2, 3, 4, 5 दिन, भाई साहब रुक के जाते हैं।
तो उनके सामने अपन मुंह थोड़ी ना फुला देते, अरे यार ये तो रुक के रह गए, जा ही नहीं रहे यहां से, क्यों रुक के रह गए? जिद है भाई, रहना है हमें, भगा तो दोगे नहीं, है ना? तो कुछ चैप्टर्स वो जिद्दी रिलेटिव्स की तरह होते हैं, जिनको रुकना है तो रुकना है, जिनको आप समय दोगे, आपको समय देना पड़ेगा। कुछ अच्छे चैप्टर्स भी होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही बच्चों ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होगा, फिर वन शॉट रिवीजन, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ आपको दिया जाएगा। एंड नाउ आई कैन से चैप्टर ओवरव्यू अपना हो गया है खत्म ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो ये रहा आपका सेट चैप्टर का ओवरव्यू। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे चल सकें, और अपन फिर चलेंगे बेटा अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, अब ये चैप्टर ओवरव्यू अपना कंप्लीट हो गया, हटा देते हैं भैया। यहां से शुरू हो रहा है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड एज सेट्स। ठीक है, देखो बिल्कुल आपको कह सकते हो कि बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल मैं तो ये समझ रहा हूं कि आपने ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं है, 11th में आप आए हो। मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि भाई बच्चों की तरह, बिल्कुल मैं भी एक स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट, ऐसा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, सेट, SET, इस शब्द से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज तुमने अपने मोबाइल फोन में जरूर देखी होगी, जिसका नाम शुरू होता है सेटिंग्स। सबके मोबाइल फोन में एक मेन्यू बार में एक आपने स्पेलिंग जरूर देखी होगी, सेटिंग्स, देखा है ना? यस सर। अगर हम उस पर क्लिक करें, अगर हम उस पर क्लिक करें तो देखो मैं आपको अपने फोन का दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने अपना फोन खोला, ठीक है, अब मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो सबसे पहले मेरे फोन में सबसे पहले जो दिखाया उसने वो दिखाया वाईफाई। अब मैंने अगर वाईफाई पे क्लिक किया तो अब पूरा वाईफाई का मेन्यू ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैंने वाईफाई ऑन किया बहुत सारे मेन्यूज आ जाएंगे, देखो ये सारे वाईफाई के मेन्यूज आ गए, वाईफाई के ही बारे में चीजें लिखी हुई हैं सारी। फिर मैं पीछे आया, फिर मैंने क्लिक किया मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीजें ओपन हो गई। ठीक है, फिर मैं आया ब्लूटूथ, फिर मैं आया कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग, देखो बहुत सारे मेन्यूज आपको ऑल्दो दिख नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ लाइनें दिख गई होंगी। फिर मैं आया बेटा वॉलपेपर एंड स्टाइल, फिर मैं आया बेटा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तुम कहने का मतलब पता क्या है, मैं बताता हूं, सुनो। अगर सेटिंग पे क्लिक करते ही साथ सारे मेन्यूज एक साथ ओपन हो जाएं कि इधर आ रहा है प्रोफाइल, इधर आ रहा साउंड बार, इधर आ रहा वॉल्यूम, सब मिक्स आ जाए हौच पौच की तरह, तो मजा ही नहीं आएगा, तो मैं ढूंढनी पड़ेंगी सारी चीजें। अब जैसे मेरे मन में आए कि यार मोबाइल फोन का वॉलपेपर चेंज करना है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाऊंगा। मुझे पता है कि मोबाइल वॉलपेपर चेंज करने के लिए मुझे पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड सेटिंग्स में मैं जाके वॉलपेपर चेंज कर सकता हूं। मान के चलो मुझे रिंगटोन चेंज करनी है अपने फोन की, तो मुझे पता है कि मुझे साउंड्स एंड वाइब्रेशन, सेटिंग्स के अंदर जाके साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके सेटिंग्स में साउंड चेंज हो पाएगा, रिंगटोन चेंज हो पाएगी। ये क्या है, इसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सर सेग्रीगेट करना, चीजों को अलग अलग करना उनके प्रोफाइल के हिसाब से। मतलब बताता हूं, सुनो। स्कूल है, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। चलो स्कूल गए अपन, अब स्कूल में अपन लाइब्रेरी में एंटर करके गए, ठीक है, लाइब्रेरी में घुस गए अपन, बढ़िया, ठीक है। अब मेरा मन है कॉमिक्स पढ़ने का, मेरे बाजू वाले दोस्त का मन है भाई एटलस देखने का। एटलस जानते हो ना, एटलस बुक ऑफ मैप्स। उसके बाजू वाला सोच रहा है यार मैं एनसाइक्लोपीडिया देखूं। उसके बाजू वाला मेरा दोस्त है, सारे मेरे दोस्त हैं, वो सोच रहा है यार चलो यार साइंस की कोई बुक पढ़ लेते हैं, है ना। मेरी एक और फ्रेंड है, वो सोच रही है यार चलो कोई नोवेल पढ़ लेते हैं। अब हमारे टीचर ने कह दिया कि जाओ भैया वहां पर पूरा का पूरा मिक्सचर रखा हुआ है, बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं जमीन पे, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ऐसा ढेर लगा हुआ है, ढूंढ लो जाके, घुस जाओ उसके अंदर भैया, डाइव मार दो, डुबकी मार दो और अपनी अपनी बुक्स निकाल लो अपनी अपनी पसंद के अनुसार। तुम्हें गुस्सा आ जाएगी, तुमको कहोगे यार ये क्या नाटक है, मैं तो लाइब्रेरी में खड़ा हूं। साइंस की बुक प्रॉपरली साइंस वाले रैक में रखी होनी चाहिए, ज्योग्राफी वाली बुक प्रॉपर ज्योग्राफी वाले रैक में रखी होनी चाहिए। कॉमिक्स का रैक सर अलग बना हुआ है, तो वहां पर कॉमिक की बुक्स क्यों नहीं है, है ना। एटलस का रैक वहां बना हुआ है, उसमें एटलस की बुक्स क्यों नहीं है भाई। आप क्या कहोगे
कि मैम वाई दीज बुक्स आर नॉट सेग्रीगेटेड, ये बुक्स अलग अलग सेग्रीगेट करके क्यों नहीं रखी हुई है। इसी को सेट बोलते हैं कि जब आपको लगेगा कि यार साइंस की बुक एक साथ करके उनको साइंस वाले रैक में रख दो, तो आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया, आपने साइंस वाली बुक्स का एक सेट बना दिया। और फिर आप बोलोगे कि मैंने यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी बुक्स रख दी और इसको आपने कर्ली ब्रैकेट में ब्रेसेस में पैक कर दिया। ये बन गया साइंस वाली बुक का सेट। ये होता है सेट। सेट का मतलब होता है, जैसे यहां बुक्स की बात हो रही है तो इन बुक्स का प्रोफाइल क्या है, इन सारी बुक्स का प्रोफाइल है साइंस वाली बुक। जैसे मुझे वॉलपेपर चेंज करना है, स्क्रीन सेवर चेंज करना है, मुझे डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेंज करनी है, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आ जाएंगी, किस प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगी, डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगी, है ना। तो सेम चीजों को एक साथ करके रखना इज ऑल अबाउट सेट इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है कि सर आप किसी चीज का कलेक्शन बना रहे हो और कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर चीजों का, वेल डिफाइंड चीजों का। समझ रहे हो, वेल डिफाइंड प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे, टेंशन ना लो। अ वेल डिफाइंड, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस पे भी और डिस्कशन होगा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एक सेट जो है एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड चीजों का, ऐसी चीजें जिनको आप एक्चुअली डिफाइन कर सको। मैं कहूं आपसे कि यार एक काम करो, पूरे स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स सब मिक्स खड़े हुए हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल हूं स्कूल का, मैं कहूं यार हेड बॉय इधर आओ, हेड गर्ल इधर आओ, यार इन बच्चों को एक काम करो, थोड़ा सेपरेट कर लो, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बना लो बॉयज का, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बना लो गर्ल्स का। तो हेड बॉय और हेड गर्ल वहां से अनाउंस कर देंगे, बॉयज कम ऑन द लेफ्ट साइड, गर्ल्स कम ऑन द राइट साइड। बस जो मिक्सचर था, जो बिल्कुल मिक्स हो रखे थे, बिल्कुल उधम कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, असेंबली हॉल में प्रिंसिपल के एक अनाउंसमेंट पर हेड बॉय और हेड गर्ल ने स्टेज से अनाउंस कर दिया कि भैया एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना लो, बॉयज अलग आ जाओ, गर्ल्स अलग हो जाओ, लाइंस बना के खड़े हो जाओ, प्रिंसिपल सर को कुछ अनाउंसमेंट करनी है। समझ गए ना, वेल डिफाइंड मतलब बॉयज अलग हो गए, गर्ल्स अलग हो गई। अब उन्हीं में मान के चलो टीचर्स भी मिक्स थे, तो टीचर्स भी अलग हो गए, टीचर्स भी अपना एक अलग ग्रुप में खड़े हो गए। अब कितना प्यारा सीन दिखेगा, गर्ल्स अलग है, बॉयज अलग है, टीचर्स भी पीछे खड़े हुए हैं, सारे एक साथ लाइन बनाकर, कितना वेल मैनेज्ड लगेगा। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। समझ गए। अब आपसे कह दिया जाए कि भैया एक सेट बनाओ, जैसे मान के चलो हेड बॉय को खड़ा कर दिया, उसी स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, हेड बॉय खड़ा हुआ है भैया, हेड बॉय या मॉनिटर ऑफ द क्लास या हेड बॉय मान लो। अब प्रिंसिपल ने कहा हेड बॉय जस्ट चूज 10 बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस स्कूल। के हेड बॉय भैया 10 बेस्ट परफॉर्मर्स को इन पूरे बच्चों में से, बॉयज में से बाहर निकाल के अलग खड़ा करो। हेड गर्ल से बोल दिया गया कि आप 10 बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस स्कूल, गर्ल्स में से 10 गर्ल्स को अलग हटाओ। अब तुम्हें पता क्या होगा, हो सकता जो हेड बॉय हो वो स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता हो और वो उन 10 बच्चों को अलग करके निकाल ले जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। और मान के चलो एक हेड बॉय ऐसा भी हो जो सोचे कि यार टॉप परफॉर्मर का मतलब होता है वो बच्चे जो मार्क्स अच्छे लाते हो, जो एकेडमिक्स में अच्छे हो, तो वो 10 उनको अलग करेगा। यहां पता क्या, यहां सोच में फर्क आ जाएगा। टॉप परफॉर्मर, फेवरेट, ब्यूटीफुल, समझ रहे हो ना, ऐसे वर्ड्स जिसमें लोगों के सोच में वेरिएशंस हो। समझ रहे हो ना। अभी मैं तुमसे कहूं कि भाई टॉप 5 फुटबॉलर्स के नाम बताओ, तुम 5 फुटबॉलर्स के नाम अलग बताओगे, मैं अलग बताऊंगा, हो सकता है 2-3 उसमें मैच हो जाए, पर एग्जैक्टली 5 फुटबॉलर जो फेवरेट हो तुम्हारे वो तुम अलग बताओगे। मेरे 5 फुटबॉलर्स जो फेवरेट हो सकता मैं अलग बताऊं, हो सकता तीसरा बंदा अलग बताए, चौथा बंदा अलग बताए। तो ये क्या हो गया,
ऐसी चीजें जो आपकी थिंकिंग में, आप 4-5 लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस क्रिएट कर दे, वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। वो आपको एक ऐसा कलेक्शन नहीं दे सकती है जो वेल डिफाइंड हो। समझ रहे हो ना भाई? मेरे लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरा फेवरेट एक्टर, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार फॉर एग्जाम्पल। भाई मेरे दोस्त ने कहा कि यार जीशान, जस्ट टेल मी द सेट ऑफ योर फेवरेट एक्टर, 2 फेवरेट एक्टर्स, अपने फेवरेट एक्टर्स 2 नाम बताओ और सेट में लिख दो। तो मैंने क्या लिखना है? मैंने एक सेट बनाया और मैंने लिख दिया भैया अक्षय कुमार, ठीक है, AK अक्षय कुमार हो गया। और दूसरी जगह मैंने लिख दिया भैया रणदीप हुडा, ठीक है, और मैंने इसको ब्रेसेस में बंद कर दिया। लो भैया सेट बन गया। वही अगर वही दोस्त मेरे किसी दूसरे दोस्त से यही बात पूछे तो वो हो सकता उसके लिए ये सेट बिल्कुल अलग हो, शाहरुख खान लिख दे और सलमान खान लिख दे। तीसरे बंदे से पूछा जाए, हो सकता भैया वो अक्षय कुमार लिखे और साथ में ऋतिक रोशन लिखे। क्वेश्चन एक ही है, सेट बनाना है 2 अपने फेवरेट एक्टर्स का। क्वेश्चन वही है, कंडीशन वही है। 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग सेट बनाए, तो यहां वेल डिफाइंड नाम की चीज को अपन जस्टिफाई नहीं कर सके, ठीक है, वेल डिफाइंड। अब यही क्वेश्चन, अब यही दोस्त हम तीनों से मान के चलो, ये दोस्त 1, दोस्त 2 और दोस्त 3। अब यही दोस्त हम लोगों से कह रहा है कि जीशान सेट बनाओ इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का। तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा भैया AEIOU। क्या बनाऊंगा? AEIOU। भाई इतना तो पढ़ा लिखा हूं यार, है ना, इतनी तो नॉलेज है। तो मैंने बनाया AEIOU। अब दोस्त नंबर 2 से उसी बंदे ने, उसी आदमी ने पूछा कि यार तू भी सेट बना इंग्लिश वॉवेल्स का। वही क्वेश्चन है, तो वो भी क्या बनाएगा? AEIOU। भाई तीसरे से पूछा जाएगा A, E, I, O, U। अब ये तीनों केसेस में तीनों दोस्तों ने जो सेट बनाया बिल्कुल सेम बनाया। ऐसी कंडीशंस जब 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लोग उसी कंडीशन पे एक सेट बनाएं और वो सारे सेट सेम बन जाएं, ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है वेल डिफाइंड कंडीशंस। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। आगे चलते हैं। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हमेशा याद रखना ये होता है सेट D1, सेट D2, सेट D3। D1, D2, D3 लिखने की भी जरूरत नहीं है। मान के चलो मेरे पहले दोस्त का नाम है अक्षय, दूसरे दोस्त का नाम है देवेंद्र, तीसरे दोस्त का नाम है शाहरुख, फॉर एग्जाम्पल। तो कैपिटल A इज दी सेट, सेट का ये नाम है, कैपिटल A, स्मॉल नहीं आएगा कभी भी। सेट का नाम, ये है नाम बेटा सेट के, दीज आर दी नेम्स ऑफ दी सेट। याद रखना ये तो सेट खुद है, इन सेट का नाम है A, सेट D, सेट S, ये कैपिटल लेटर से रहेंगे, याद रखना। और अगर सेट के अंदर कोई भी चीज जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, सब बताया जाएगा। ये क्या है सर? What is this? This is the member of this set. This is the member of this set. Member, member, member. ये member है सेट के। इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, कंपोनेंट्स ऑफ सेट। इनको हम कॉमा की मदद से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है भैया? ये मेंबर ऑफ दी सेट्स हैं, 5 मेंबर हैं इस सेट के अंदर। समझ में आ गई? अगर मेंबर में लेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो मेंबर्स को लिखने के लिए छोटे लेटर लिखना, अंदर कैपिटल लेटर नहीं आएंगे, ये याद रखना। देखो द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बात है, एलिमेंट्स या मेंबर्स, ठीक है, दोनों ही एक चीज है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये एलिमेंट्स है बेटा, कॉमा लगा लगा के लिखा है, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर अल्फाबेट लिखने की जरूरत पड़ रही है सेट के अंदर तो छोटे ही चलेंगे। समझ गए? और सेट के जो नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर से चलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, सेट को लिखा कैसे जाता है, ध्यान देना। सेट को लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस। इनको ब्रेसेस बोला जाता है या कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको सर? इनको बोला जाता है ब्रेसेस। ठीक है, वी कॉल देम एज ब्रेसेस।
और ब्रैकेट। अपन तो भैया लोकल लैंग्वेज वाले हैं तो ब्रैकेट बोलते हैं अपन तो, है ना। कौन सा? कर्ली, ठीक है। और एलिमेंट्स को जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको कॉमा की मदद से सेपरेट किया जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है सर। ओके, अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट नंबर 2 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं सारा कुछ, ठीक है। चलो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अपन एक सेट बनाते हैं और उस सेट में जैसे मैं कंडीशन देता हूं आपको, ठीक है। मेक अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर प्राइम, ऑल द नंबर्स विच आर प्राइम। अब अपन ने बनाना शुरू करा, ध्यान देना जरा। अब अपन ने सेट बनाना शुरू करा और अपन ने कह दिया कि सर हम सेट को पी से लिखना चाहते हैं। प्राइम बोल दिया तो पी से लिख देते हैं, कैपिटल पी आएगा। सेट का नाम है पी तो कैपिटल पी आएगा। सेट के अंदर अगर कोई लेटर्स आएंगे तो वो स्मॉल स्मॉल लेटर से आएंगे, ठीक है। तो सर प्राइम नंबर शुरू करो भैया, 2 से शुरू होता है, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है। फिर कॉमा लगाओ, अलग अलग करते जाओ, 3 4 सॉरी 4 नहीं 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और ये चलता जाएगा। तो आपको डॉट 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 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे कहा एक सेट बनाओ जिसमें प्राइम नंबर्स हो। अब मैंने कहां तक प्राइम नंबर्स हो ये नहीं बताया, मैंने कहा कहां से शुरू हो ये भी नहीं बताया। मैंने तो बस कह दिया कि भाई आप तो सेट बना दो, प्राइम नंबर्स हो उसके अंदर, बस। तो अपन ने लिख दिया प्राइम नंबर्स, अनलिमिटेड आएंगे भाई। मैंने ये भी नहीं कहा कि 5 प्राइम नंबर लिखो, 6 प्राइम नंबर्स लिखो, मैंने कहा प्राइम नंबर्स लिखो। तो हो सकता सर 11 भी सोच रहे हो तो 11 आ जाएगा। ये डॉट 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 जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं और आएंगे। तो सर हमने सेट बना दिया, ठीक है, हमने सेट बना दिया। ओके, अब समझना, अब इस सेट से रिलेटेड बहुत गौर से सुनना। ये क्या है सर? ये मेंबर्स है। 2 ये एलिमेंट है या मेंबर है, आप कह सकते हो। एलिमेंट है इस सेट का। 3 एलिमेंट है इस सेट का। 5 7 है, इसके अंदर 11 भी होगा, इसके अंदर 13 भी होगा। प्राइम नंबर्स है ना? बिल्कुल है सर। तो ये क्या है सर? ये है सेट के एलिमेंट्स। बहुत गौर से सुनना। अब इस सिंबल को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। सबसे पहले समझो बेटा, क्या पढ़ेंगे सर? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? इस सिंबल को बिलोंग्स टू। कई बार आपको मैं इसको ऐसे भी बनाते हुए दिखूंगा, इस टाइप से, ठीक है। चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। बिलोंग्स टू, और इसको बोला जाता है, इस सिंबल का नाम क्या है सर? इस सिंबल का नाम क्या है सर? इसका नाम है एप्सिलॉन। देखो ये लिखा हुआ है EPSILON, एप्सिलॉन। क्या बोला जाएगा इसको? एप्सिलॉन। अच्छा, अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। भाई अगर ये है बिलोंग्स टू तो ये क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। उल्टा कर दो, नॉट कर दो, काटने का मतलब है नो, ठीक है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब ये सर आप बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स क्यों बता रहे हो? तो भैया उसका भी एक मसला है, उसकी भी एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन सर? सुनो, उसकी कंडीशन क्या है सर? अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12 बिलोंग्स टू P, इसका मतलब पता क्या हुआ? 12 जो है वो इस P सेट के अंदर मौजूद है। बताओ होगा क्या? नहीं होगा, फॉल्स है ये फॉल्स है। ये क्यों है फॉल्स सर? ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट है प्राइम नंबर्स का। ये पूरा का पूरा सेट है प्राइम नंबर्स का। तो सर ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद इसके अंदर आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13। ये तो प्राइम नंबर्स की बात हो रही ना। तो 12 तो सर सेट P में 12 तो हो ही नहीं सकता, 12 प्राइम है ही नहीं। समझ में आ गया? तो 12 बिलोंग्स टू P ये गलत है सर। तो सही क्या होगा सर? सही होगा ये 12 डज नॉट बिलोंग टू P। समझ में आ गई? इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स। अब आ गया तुम्हें इस पॉइंट का मतलब, आई गेस इसका और इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि सर इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, अगर सेट A है, एक कैपिटल A है सेट A, और इसके अंदर अपना A
बी सी, ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। ए बी सी, ये मेंबर्स हैं इस सेट के, 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कह लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो कह रहे हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए इस सेट में एक एलिमेंट है ए, ठीक है, देन वी से दैट, फिर हम बोलेंगे क्या, दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए जो है, छोटा ए जो है, वो सेट ए के अंदर आ रहा है, वो उसका हिस्सा है, ठीक है। द वर्ड बिलोंग्स टू डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, इससे डिनोट किया जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसी की जगह अगर मैं ए की जगह यहां बी लिखना चाहूं, छोटा बी, बी बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर बी है, बिल्कुल सही बात है ना। इसी के साथ दस इन नोटेशन फॉर्म ए बिलोंग्स टू सेट ए, यहां तक ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू सेट ए इज रिटन एज, ये ए बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मान के चलो बी नहीं है इसके अंदर, चलो इसके अंदर मान के चलो अपन ने कह दिया बी है ही नहीं, ए ई सी है, ठीक है, बी है ही नहीं, मैंने लिख दिया बी बिलोंग्स टू ए, तो ये तो गलत है सर, बी है ही नहीं है इसके अंदर, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही लिखा है सर अब आपने, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये पूरी की पूरी स्लाइड अब आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। यहां पर बिलोंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई हैं, एप्सिलॉन यानी सिंबल के हिसाब किताब से सारी चीजें बता दी गई हैं, एज वेल एज आपको वेल डिफाइंड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बता दिया गया है। वेल डिफाइंड उन चीजों को, उन कंडीशंस को, उन एंटिटीज को बोला जाता है जिन कंडीशंस में तुम 10 नहीं 20 लोगों से भी सेट बनवा लो, वो सारे के सारे सेम सेट बनाएंगे, उनको बोला जाएगा वेल डिफाइंड कंडीशंस, वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ठीक है, समझ गए ना बात। वेल डिफाइंड एक ही चीज से सर क्लियर होता है, सबकी थिंकिंग एक ही होनी चाहिए, ठीक है, सभी की थिंकिंग एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कह दिया जाए मेक अ सेट, आपसे कह दिया जाए, बगल वाले से कह दिया जाए, मुझसे कह दिया जाए, आपके दोस्तों से कह दिया जाए, जो पढ़े लिखे हैं, जो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, उनसे कह दिया जाए कि मेक अ सेट ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, टॉप लीडर्स, देखो इंडिया में टॉप लीडर प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है, तो सब जानते हैं कि टॉप लीडर तो प्राइम मिनिस्टर है यानी पीएम मोदी, कॉमा अमेरिका का टॉप लीडर कौन है भैया, वहां का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। तो सभी लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको नॉलेज है, वो क्या करेंगे, वो सेट में लिखेंगे प्रधानमंत्री दैट इज नरेंद्र मोदी कॉमा जो बाइडेन, बस। अब कोई भैया व्लादिमीर पुतिन थोड़ी ना लिख देगा, रशिया की बात थोड़ी ना हुई, कोई भाई यहां पर जैसे सेट बनाएगा तो सबके सेट मैच करेंगे भाई, सबसे कह दिया जाए मेक अ सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, अब आपसे कहा गया एक सेट बनाओ इवन प्राइम नंबर का, तो आप क्या बनाओगे, अब पढ़े लिखे बंदे को पता होगा कि सर इवन प्राइम ऐसा नंबर जो इवन और प्राइम दोनों हो, सर ये तो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन एज वेल एज प्राइम भी है, तो आप समझ गए कि हां सर खेल होगा, सिर्फ 2 आएगा सेट के अंदर और कोई नहीं आएगा, तो सभी लोग ऐसा सेट बनाएंगे, सबको जिनको पता है कि इवन प्राइम सिर्फ 2 होता है, वो सिर्फ सेट के अंदर 2 लिख देंगे, बात खत्म, है ना। तो ऐसी कंडीशंस जिनमें आपको बहुत सारे लोगों से सेट बनवाने पर सेम सेट मिले, उस कंडीशन को आप वेल डिफाइंड कंडीशन कलेक्शन बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बनेगी। ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, फेवरेट, ये जो शब्द होते हैं ना, ये अलग अलग चीजों को सोचने पर मजबूर कर देंगे भैया। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ दिस वर्ल्ड, किसी के लिए क्रिस्टन स्टीवर्ट है, किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है, वो तो अलग अलग सेट में अलग अलग एक्ट्रेस का नाम लिखेंगे, है ना। मोस्ट हैंडसम या मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर का सेट बना दो, कोई भाई MS धोनी लिख रहा है, कोई विराट कोहली लिख रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर लिख रहा है, सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं,
है ना, वहां कंडीशन सेट नहीं है कि आपको आंसर एक ही मिलेगा, आपको एक ही सेट मिलेगा, सेट के अंदर एक ही बंदे का नाम होगा, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर, नहीं, वहां डिफरेंसेस आ जाएंगे सोच में। जहां सोच में डिफरेंसेस आया, जहां सेट अलग अलग बन गया सेम कंडीशन के लिए, समझ जाना वो वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चल सके। चलो आई गेस इतना तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, इसको क्लियर करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इफ ए इज इक्वल टू, भैया सेट का नाम है ए, कैपिटल रहेगा, सेट के अंदर ये भाई साहब कौन है, ये है एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या है सर, ये एलिमेंट्स हैं। वन क्या है, सेट का मेंबर है, मेंबर एलिमेंट कंपोनेंट, बात वही है, ठीक है, मेंबर एलिमेंट कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट सब एक ही चीज है। भाई जैसे इस रूम में जिसमें मैं अभी शूट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसमें भैया एक रितेश सर बैठे हैं जो कैमरामैन है, पूरा का पूरा कंप्यूटर संभाल रहे हैं, एक मैं हूं। तो हम इस पूरे स्टूडियो के मेंबर्स हो गए दोनों, एक रितेश सर और एक जीशान सर, दो लोग हो गए। तो ये हम लोग को चाहे आप इस स्टूडियो का मेंबर कह लो या इस स्टूडियो के अंदर कंपोनेंट है, हम दोनों कंपोनेंट हैं, हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन इस स्टूडियो के अंदर हम दोनों ही मौजूद हैं। ऐसे ही इस सेट के अंदर जो मौजूद चीजें हैं जो कॉमा से सेपरेट की गई हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे, मेंबर्स ऑफ दिस सेट या कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट या एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सब सेम चीज है। ठीक है, तो भैया 1 2 3 4 5, बस 5 यहां पर मेंबर्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, सेट का नाम है ए, कैपिटल ए। ठीक है सर, नेक्स्ट। तो भैया इन्होंने कहा 3 बिलोंग्स टू ए। हाँ सर, 3 तो है ए के अंदर, देखो तो बिल्कुल सही है, 3 बिलोंग्स टू ए, 100% करेक्ट है ना। एंड 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग टू का सिंबल काट दिया है, तो 6 जो है वो ए में नहीं आ रहा है, 6 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, तो बिल्कुल सही है, ए के अंदर 6 नहीं है, ये भी सही है। तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने आपको दे दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ P बिलोंग्स, P बीइंग द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, P एक ऐसा सेट है, P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होते बताता हूं, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 1 जा 1, सर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, सर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे चलता जाएगा। बेटा ये जो नंबर्स आए ना, ये हुआ, ये ही नंबर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या होते हैं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो जो P है वो ऐसे नंबर्स को अपने अंदर समाये हुए है जो परफेक्ट स्क्वायर्स हो, मतलब 1 होगा, ठीक है सर, 4 होगा, 9 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसे कम नहीं है, बहुत सारे, इनकम्प्लीट नहीं है कि सर बस इतने ही होंगे क्या, नहीं, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है सर, बात तो क्लियर है, आगे करते हैं सर। अब ये कह रहे हैं 36 बिलोंग्स टू P, सही बात है क्या, चलो देखो सर इसके अंदर 36, हाँ यार सर 36 तो है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, 36 बिलोंग्स टू P, सेट P के अंदर है, बिल्कुल सही है। 5 डज नॉट बिलोंग टू P, सर इसके अंदर 5 कहीं नहीं है, 25 है बेटा, ये 5 नहीं है, 5 कहीं नहीं है, तो P के अंदर 5 नहीं आ रहा है, तो P के अंदर 5 नहीं आ रहा है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू P, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, डन। नोट पढ़ लो, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, कंपोनेंट्स आर सिनोनिमस टर्म। सिनोनिमस मतलब आप कह सकते हो एक से हैं, है ना, आप कह सकते हो इन सबको हम मेंबर्स ही बोल सकते हैं कि भैया सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट्स या सेट के ऑब्जेक्ट्स
या सेट के कंपोनेंट्स, इन सारी चीजों की मीनिंग सेम है। सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग वाले, ठीक है, सेम मीनिंग वाली, ठीक है। तो भाई 1 2 क्या है सर? 2 ए का मेंबर है। 2 ए का कंपोनेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल दो। 2 ए का ऑब्जेक्ट है, 2 ए का एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मेंबर्स, ये सब एक ही मीनिंग आपको रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर इस सेट ए में 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, सही बात है। कई लोग कहेंगे सर इस सेट ए में 5 कंपोनेंट्स हैं, वो भी सही बोल रहे हैं, 5 मेंबर्स बोलो या 5 कंपोनेंट्स। कई लोग आएंगे वो कहेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी सही है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, कंपोनेंट्स, सब एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे यहां, ठीक है, सेट के अंदर मौजूद चीजें। तो यहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चल सके। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। अभी थोड़ा सा आपको एनहेंस होना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर अपन 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सेशन हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो सर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे कहा जाए कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाओ, तो आप बनाओगे सर 1 से शुरू करोगे। सबको पता है 1 2 3 4 1 से शुरू होते नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स मैंने क्या कहा? मैंने कहा 10 तक, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ कहा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो आपको ये सेट बनाना पड़ेगा और आपको डॉट 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 3 डॉट लगानी पड़ेंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। कहां तक होते हैं सर? इनफाइनाइट तक, ठीक है। दे गोज अप टू इनफाइनाइट। कॉमा लगा के फिर लास्ट में आप ऐसा इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। और इस नेचुरल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं होगा, कैपिटल एन। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होगा, ये रहा। अब आ जाती है बात द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स ले लो, देखना ध्यान से सुनना। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब अपन को पता है सर इंटीजर्स क्या होते, ध्यान देना बेटा। सर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इंटीजर 0 के पीछे भी होते हैं, -1 -2, ठीक है, -3 -4 डॉट डॉट डॉट। सर ये बहुत सारे डॉट 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 आ जाएंगे और यहां आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट और ये क्लोज। सर ये सब आ गए इसके अंदर, समझ रहे हो? मतलब माइनस इंफिनिटी। देखो आपको नंबर लाइन तो आपने देखी होगी, नंबर लाइन पे बेसिकली अपन क्या बनाते हैं, नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। फिलहाल रियल नंबर्स को छोड़ो, हम सिर्फ इंटीजर्स बनाते हैं। तो सर नंबर लाइन पे बीच में हमें पता है 0 होता, फिर आएगा अपना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां इनफाइनाइट तक आ जाएगा। यहां ये नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, ये -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। बहुत अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड इंटीजर्स। इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम डिनोट करते हैं Z से। कैपिटल Z आ जाए, समझ जाना इंटीजर्स की बात हो रही है, समझ जाना इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम Z के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव साइन लगा दें तो Z का मतलब है इंटीजर्स, पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स सर कहां से शुरू हो रहे हैं? गौर से सुनो, पॉजिटिव इंटीजर्स यहां से शुरू होंगे, यहां, ये मतलब 1 2 3 4। तो सर यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स में अपन 1 से लेकर शुरू कर सकते हैं, 3 4 5 डॉट 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 चलता जाएगा, कहां तक? इनफाइनाइट तक। पर सर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये तो नेचुरल नंबर्स वाला सेट होता है। बेटा नेचुरल नंबर वाला सेट और पॉजिटिव इंटीजर्स वाला सेट सेम होता है, याद रखना। नेचुरल नंबर वाला सेट और पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर नहीं, इंटीजर का तो सेट ये है। नेचुरल नंबर का सेट और पॉजिटिव इंटीजर का सेट बिल्कुल सेम होता है। क्लियर है? अगर इसी के साथ अगर हम z प्लस की जगह z माइनस लगा दें z के ऊपर, भाई z के ऊपर हम नेगेटिव लगा दें, तब क्या होगा? z का मतलब है इंटीजर्स, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमें वो सेट बनाना है जो नेगेटिव इंटीजर्स का हो, मतलब सर माइनस इनफाइनाइट और डॉट 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 -3, फिर -2, फिर अपना -1
और ब्रैकेट क्लोज। यानी सर यहां से आएगा नेगेटिव, यहां से लेकर ये पूरे, ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स का होता है। तो दिस विल बी द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा सर जीरो क्या है? जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो का कोई भी रोल नहीं है, ना ही वो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही वो नेगेटिव में काउंट होता है, याद रखना, ठीक है? वो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो सर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स की बात करें उसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से। ऐसे ही क्यू प्लस और क्यू माइनस भी होता है, वो भी अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो सर रैशनल नंबर क्या होता है याद करो सर। रैशनल नंबर आपने यार क्लास 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, अब आपको यहां पर भी उसकी जरूरत पड़ रही है। तो सर रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। Q जीरो नहीं होना चाहिए, P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो सर यहां पर हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं सर। 4/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, 4/3 बिल्कुल लिख सकते हैं, 2/7 बिल्कुल लिख सकते हैं, -1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं, 5/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर 5 क्यों? अरे भाई 5 को भी तो अपन 5/1 लिख सकते हैं, तो हो गया ना ये भी एक रैशनल जैसा, P अपॉन Q के जैसा। सर 3/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, सर -2/5 बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर सर आ सकते हैं। तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर मैं Q के ऊपर पॉजिटिव लगा दूं तो अब पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर्स, मतलब आप ये लिख सकते हो पॉजिटिव, ये लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते, ये नेगेटिव का रैशनल है, ये पॉजिटिव है, ये तो भाई लिख ही नहीं सकते हो, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, जीरो है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है लिख सकते हो, ये भी पॉजिटिव है, इसमें आ सकते हैं, ठीक है? Z पॉजिटिव मैं बता चुका हूं, Q पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आई होप आपको इतना परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सर क्या है। R प्लस पता ही है आपको, है ना? है ना? R प्लस का मतलब क्या है? बहुत गौर से सुनो। अच्छा रियल नंबर्स का तो भूल ही गए यार सेट। R देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं, बहुत गौर से सुनना, जो R रियल नंबर होते हैं वो होते क्या है सर? गौर से सुनो यार। रियल नंबर्स बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। रियल नंबर्स सर इसके अंदर ध्यान देना बेटा, इसके अंदर अपने इंटीजर्स भी आ जाएंगे, ठीक है सर? इसके अंदर सर अपने नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर सर अपने होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर अपने रैशनल भी आ जाएंगे, और सर इसके अंदर, इसी के अंदर रियल नंबर्स के अंदर अपने इररेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। समझ गए? चलो सर सेट बनाते हैं रियल नंबर्स का। तो भैया रियल नंबर्स में बहुत गौर से सुनना सर, -1 -2 हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, डॉट 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 नेगेटिव आ गए, है ना, इंटीजर्स, ठीक है सर। सर +1 +2 बिल्कुल आ जाएंगे सर, डॉट 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 बहुत सारे आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होल नंबर सर 0 और लिख दो, तो सर 0 होल नंबर में आता है, बिल्कुल। रैशनल नंबर सर 1/2 1/3 1/4 ऐसे आ जाएंगे, 2/3 बिल्कुल आ जाएंगे सर, -3/8 बिल्कुल आ जाएंगे सर, कॉमा। इर्रेशनल नंबर्स सर, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, √2 √3 ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं सर, है ना, -2 √5 सब इर्रेशनल नंबर्स हैं, डॉट डॉट डॉट। लो भैया ये बन गया पूरा का पूरा सेट हमारा रियल नंबर्स का, जो होगा R। समझ गए? सब रियल नंबर्स इस सेट में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, 0 1 2 3 -8 -5 रैशनल भी मिल जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल मिल जाएंगे, नेगेटिव वाले रैशनल मिल जाएंगे, इर्रेशनल्स भी मिल जाएंगे, पॉजिटिव इर्रेशनल्स, नेगेटिव इर्रेशनल्स, सारे प्रकार के नंबर्स जो हम क्लास 10th तक पढ़ चुके हैं,
सब कुछ आपको इस सेट में मिल जाएगा। रियल नंबर का मतलब ही होता है व्हाटएवर टाइप ऑफ नंबर यू हैव रेड अप टू क्लास 10th, वो सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, आगे अपना सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन, पर धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का सेट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन को R प्लस दिया, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स, अब देखो R प्लस का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, R प्लस का मतलब हो गया सर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है, रियल नंबर्स ही है, पर पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले मतलब सर क्या ये आ सकता है? नहीं आएगा। ये आ सकता है? नहीं आएगा यार। पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स सर, ये 1 2 वाले आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पॉजिटिव है सर। 1 लिखो, 2 लिखो, 0 नहीं लिख सकते। 0 पॉजिटिव नहीं होता ना नेगेटिव होता, मुझे रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, है ना। 3 4 5 डॉट 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 सारे आ जाएंगे सर। रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं, तो भाई पॉजिटिव वाले रैशनल भी लिख दो सर। प्लस का 1/2, प्लस का 2/8, है ना, प्लस का 3/4, कुछ भी लिख दो भाई, पॉजिटिव लिखना, लेकिन बस ये याद रखना। ठीक है सर, इसी के साथ सर रैशनल के साथ इर्रेशनल भी आते हैं। पॉजिटिव वाले इर्रेशनल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो कोई मसला नहीं है भाई। √7 प्लस का √3 प्लस का 2√5 ऐसे चलता जाएगा सर, डॉट डॉट डॉट। अब बंद कर दो बस। इतने प्रकार के नंबर्स आ सकते हैं R प्लस में कि सर ये पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव वाले इर्रेशनल नंबर्स हैं, बस खत्म। सर इंटीजर्स तो है ही नहीं है, ये तो है इंटीजर्स, देखो सर। होल नंबर्स तो है ही नहीं, ये तो है होल नंबर्स, देखो सर। 0 कहां है? 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 पॉजिटिव होते ही नहीं है, समझ रहे हो ना सर। नेचुरल नंबर्स ये हैं, होल नंबर्स ये हैं, इंटीजर्स भी यही है। ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऐसे होल नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव है, वही लिखना अलाउड है इस सेट में। ये हो गया कंप्लीट भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक चीज और नोट लिखा हुआ है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब वी विल यूज द सिंबल्स N, Z, Q, R, Z प्लस Q प्लस R प्लस फॉर द अबव सेट्स ओनली। अब हम रैशनल नंबर को R, A, T, I, O ये सब नहीं लिखेंगे सर, समझ में आ रही है बात। अब हम रैशनल नंबर्स को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इंटीजर्स को INTEGERS नहीं लिखेंगे, हम इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, हम रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हम बहुत सारे इंडिकेशंस यूज करेंगे, नेचुरल नंबर्स में N यूज करेंगे, इंटीजर्स को Z, है ना, रैशनल को Q, रियल नंबर को R। Z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स वाले सेट, Q प्लस का मतलब है भैया रैशनल पर पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर्स का सेट, R प्लस का मतलब है रियल नंबर वाला सेट, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम ये सिंबल्स यूज करेंगे स्पेलिंग्स लिखने की जगह। चलो अब अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। इनमें से सेट एक्चुअली कौन से बना सकते हैं? ध्यान रखना, सेट वेल डिफाइंड ही बनेगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो सर हम जनवरी लिख सकते हैं सेट में, जान नहीं है भाई, जनवरी है ये। ठीक है सर, J से सर जून आता है और J से सर जुलाई आता है। अब तुम दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बनवा लो ये सेट में, वो जनवरी, जून और जुलाई ही लिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ विच स्टार्ट्स विद द लेटर J। J से जनवरी शुरू होता है, जून और जुलाई, बस इसके अलावा कोई और मंथ नहीं है जो J से शुरू। सारे लोग यही सेट बना के देंगे, और जब सारे लोग सेम सेट बना के दे सकते हैं तो समझ जाना ये बिल्कुल परफेक्ट वेल डिफाइंड है। तो इसका आंसर होगा यस, इट कैन फॉर्म अ सेट, और जून, जुलाई, जनवरी लिख देना, ये सेट बन गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, नहीं है भैया, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं बना सकता। बोलो क्यों सर? मोस्ट, ये मोस्ट लग गया, इसने काम खत्म कर दिया। मोस्ट टैलेंटेड, सर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का मतलब क्या होता है? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का मतलब है ऐसे राइटर्स
बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अरे भैया किसी को रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है, किसी को विलियम शेक्सपियर बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो ज्यादा टैलेंटेड है। किसी के लिए वो खुद सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। भैया किसी ने 2 पेज लिख दिए, वो कह रहा हम भी राइटर हैं, हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है। तो ये जहां मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, ये मोस्ट वाला जो वर्ड लग गया ना, टैलेंटेड वाला वर्ड लग गया ना, ये इसने काम बिगाड़ दिया। ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए टैलेंटेड लोगों की लिस्ट बनवाओगे तो वो अलग अलग लिस्ट बना के देंगे कि भैया हमारे लिए तो ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, हमारे लिए तो ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, हमारे लिए तो ये राइटर बहुत अच्छा है ना। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप कह सकते हो कि अनसर्टेनिटी आएगी, वहां पर अनक्लियरेंस होगा कि यार बताओ, ये बंदा कह रहा है कि ये राइटर अच्छा है यार, ये तो कह रही है कि इस राइटर की बुक बहुत बढ़िया है ना। तो डिफरेंस आ जाएगा वहां पर थिंकिंग में। जहां थिंकिंग में डिफरेंस, वहां सेट नहीं बन पाएगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, बिल्कुल बहुत इजी है, ये सेट बनेगा बेटा। दिस विल बी अ सेट, यस अ सेट। ये सेट क्यों होगा? अब ऐसे नॉवेल्स की लिस्ट बनानी है, सेट बनाना है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखे हों। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, यहां हमें एक ऐसा कमांड मिला है जिसको फॉलो करने के लिए हमें सिर्फ एक राइटर के नॉवेल्स उठाने पड़ेंगे, एंड दैट इज मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे हुए बहुत सारे हैं नॉवेल्स, पर अनलिमिटेड नहीं है, सारे लिख सकते हैं अपन। सब लोग एक ही सेट बना के देंगे। अभी मैं आपसे कहूं गूगल में सर्च करो, मुंशी प्रेमचंद जी के नोवेल की लिस्ट बनाओ, सेट बनाओ, आप आराम से बना लोगे गूगल पे सर्च करके। सारे उनके नोवेल्स आ जाएंगे, पूरी लाइन बाय लाइन आ जाएंगे, जितने भी उन्होंने लिखे 20, 25, 30 जितने भी लिखे सब आ जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों के लिए ये सेट बनाना ईजी रहेगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अरे भैया ये मोस्ट लग गया ना, ये नहीं है सेट, खत्म, नो। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लिए तो लिजर्ड बहुत मोस्ट डेंजरस है, मेरे लिए तो, मुझे तो लिजर्ड से डर लगता है भाई, लगता है मतलब लगता है। कई लोगों को डॉग से बहुत डर लगता है, तो उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस डॉग्स है ना। कई लोग कहेंगे कि भाई स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस, कई लोग कहेंगे वेल इज द मोस्ट डेंजरस, कई लोग कहेंगे शार्क है सर डेंजरस, समझ रहे हो ना। कई लोग कहेंगे डॉल्फिन है कई लोग कहेंगे कैट है, कैट भी कई लोगों के लिए बहुत डेंजरस एनिमल है। तो ये मोस्ट डेंजरस, भाई बहुत चीजें, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, मेरी थिंकिंग कैपेसिटी, तीसरे बंदे की थिंकिंग कैपेसिटी, इन तीनों चारों लोगों में एक अनसर्टेनिटी पैदा कर देगी, हमारे थिंकिंग में डिफरेंस क्रिएट कर देगी। मोस्ट डेंजरस, समझ रहे हो ना भैया, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। मेरे लिए, मैं तो डरता हूं भाई लिजर्ड से, छिपकली से, मेरे लिए तो वही खतरनाक है ना। कई लोगों के लिए डॉग खतरनाक है। तो अलग अलग थिंकिंग में जाएंगे, समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो यहां पर सेट नहीं बन पाने का। नेक्स्ट, इसमें भी वही चीज है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आराम से बना लोगे आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल की जो अपनी क्लास है उसमें आपको सेट बनाना है ऑल बॉयज का। तो आपने बी लिखा, सेट बनाया, अब आपने स्टार्ट किया, ए से सर अजय है, ठीक है, आपकी क्लास में सर एक अरुण है, ठीक है, आपकी क्लास में सर एक आदि है, ठीक है, AADI, आपकी क्लास में एक आरिफ है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आप ऐसे बनाते गए, फिर बी से बबलू है भैया आपकी क्लास में, बॉयज का बनाना है बस। फिर आपने क्या करा, फिर आपने सर सी से चंदन है कैंडी लिख रहा था मैं, CHANDAN, ऐसे करते 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 आपकी क्लास में जेड से जीशान है, तो आपने जीशान लिख दिया और आपने क्लोज कर दिया कि सेट क्लोज हो गया। सर ये रहे हमारी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट जो बॉयज हैं। सो दीज आर दी लिस्ट। सब अपनी अपनी क्लास का बना सकते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी क्लास में सारे बच्चों से कहोगे ये सेट बनाओ, तो सारे बच्चे आपकी क्लास में यही सेट बनाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, सेट बन सकता है, क्योंकि बॉयज कितने हैं आपकी क्लास में आपको पता है, आप जो लिखोगे नाम वही बाकी भी स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो यहां पर अनसर्टेनिटी का कोई चांस नहीं है, सभी लोगों की थिंकिंग एक ही जगह जाएगी। तो यस, यहां पर अपन आराम से लिख सकते हैं, यस अ सेट कैन बी क्रिएटेड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, भैया नेचुरल नंबर यानी n, हमें एक सेट बनाना है, नेचुरल नंबर्स लिखना है जो 100 से कम हो। अच्छा बताओ, 100 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे भैया? नेचुरल नंबर सर 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अपन ने लिखा 1 2
कॉमा लगा के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 से कम सर 99 तक आएंगे। ये बन गया सेट। सब जानते हैं भाई, मैं कहूं 100 से कम नेचुरल नंबर्स बताओ, तो तुम कहोगे सर 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलते चले जाओगे, तुम कहोगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 पे तुम रुक जाओगे। और तुम ही नहीं, हर बच्चा 99 पे रुक जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो सब है भाई, है ना। सब समझते हैं कि सर ने नेचुरल नंबर बोला मतलब 1 से शुरू होगा, सर ने बोला 100 से कम होना चाहिए, 99 पे रुक जाओगे। सब लोग यही सेट बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब लिख देंगे ये। तो सर ये भी परफेक्ट है, यस, इसमें भी सेट बनना बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन भी हो इंटीजर्स भी हो। पहले तो इंटीजर्स कौन है सर? इंटीजर्स है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहां भी आ जाओ डॉट 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 और बेटा नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ये सर पूरा का पूरा हो गया काहे का सेट? सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। अब सुनो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की बात हो रही। अब तुम्हें क्लियर समझ में आ गया कि सर बात इंटीजर्स की हो रही और इवन। अब इवन इंटीजर्स कौन से होंगे सर? इवन इंटीजर्स वो होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएं। सर 2 से डिवाइड तो ये भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड ये भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए? इवन इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स तो सर -6 इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तुम तो इवन की डेफिनेशन पकड़ो। इवन क्या होते? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन इजिली बी डिविजिबल बाय 2, जिनको हम 2 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड, भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा ये आराम से, है ना। सर -8 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। -10 कर सकते हैं क्या? ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। -6, -4, -2 ये सब इवन नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। 0 भी एक इवन नंबर है, बताऊंगा कभी तसल्ली से तुम्हें। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। फिर 2 भी इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है। आगे चलते जाओ भाई, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। पीछे चलते जाओ भाई, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये बन गया इवन इंटीजर्स का सेट। तो ये भी पॉसिबल है, इवन इंटीजर्स का सेट भी बेटा बनाया जा सकता है, इजिली बनाया जा सकता है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप की बात हो गई भाई। तुम्हारे लिए टॉप पॉलिटिशियंस हो सकता अलग हो, मेरे लिए टॉप पॉलिटिशियंस अलग हो। टॉप लग गया भाई। टॉप का मतलब है अब आपको चुनना है ये टॉप वाले कौन है, मुझे चुनना है टॉप वाले कौन है। अब मेरी मर्जी, मैं टॉप वाले पॉलिटिशियंस की लिस्ट में किसी को भी डाल दूं। आपकी मर्जी, आप टॉप पॉलिटिशियंस में किसी को भी डाल दो, है ना। तो यहां अलग अलग थिंकिंग हो जाएगी, यहां पर सेट नहीं बन पावेगा। नो, अ कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। लो भैया, ये फेवरेट वाले शब्द ने भी काम बिगाड़ दिया भाई। मैथमेटिक्स में फेवरेट चैप्टर फॉर एग्जाम्पल मेरा, जैसे मान के चलो पीएनसी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 12th, क्लास 10th में बहुत, देखो 10th में भी है, 11th में भी है। मेरे अलग अलग फेवरेट सब वो हैं चैप्टर्स। मैथमेटिक्स में आपके अलग अलग फेवरेट चैप्टर्स हो सकते हैं भाई। फेवरेट जो शब्द आ गया ना, ये भी आपकी थिंकिंग को डाइवर्ट कर देता है, बांट देता है, स्प्लिट कर देता है। 4 बच्चों को बिठाओ और चारों बच्चों से पूछो कि क्लास 11th में, खैर अभी तो आप 11th में शुरू कर रहे हो तो आपको तो चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता होंगे। चलो क्लास 10th में आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, बताओ फेवरेट चैप्टर कौन सा है। मेरा पर्सनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल। भाई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरा तो फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री। वो कहेगा तीसरा नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तो सर्कल्स चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा उठेगा नहीं यार सबसे आसान और सबसे बढ़िया तो पॉलिनोमियल्स है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ चैप्टर्स आ गए। सबने एक सेट बनाए नहीं, एक सा सेट बनाया ही नहीं। जब एक सा सेट नहीं बनेगा, एक जैसा सेट नहीं बनेगा, तो वहां पर वेल डिफाइंड का मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, यहां सेट बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद अपन इस सेशन को खत्म कर देंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट
इफ ए इज इक्वल टू, ये सेट ए है, इसको सेट ए पढ़ेंगे, कैपिटल लेटर है ए। अभी कभी आपको ऐसा सेट मिल जाए ए इज इक्वल टू 0 1 2, तो समझ जाना ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट करेक्ट। सेट का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है सर, तो ए के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी कह लो यार, मेंबर्स हैं, ठीक है। देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 4a, क्या 4 है ए के अंदर? हाँ सर 4 है, तो बिलोंग कर रहा है, 4a में बिलोंग कर रहा है, यहां बिलोंग का सिंबल लगेगा, ठीक है, डन। 9a के अंदर है क्या? सेट ए के अंदर 9, हाँ सर है, देखो ये है 9, बिलोंग कर रहा है, 9 बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये पढ़ा चुका हूं मैं अभी आपको, दिस इज बिलोंग्स टू एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है दोस्त, नॉट बिलोंग्स टू। -4 नहीं है सर, ए के अंदर -4 नहीं है, मतलब बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग्स का सिंबल लगा के कट कर दो, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट 12 भी नहीं है, ए के अंदर 12 भी मौजूद नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 0, हाँ सर 0 है, तो 0 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल लग जाएगा। -2 सर नहीं है ए सेट में, तो -2 नहीं है, नॉट बिलोंग्स, बिलोंग का सिंबल लगा के काट देना, ये आंसर हो गए दोस्त, ठीक है। ये सारे अपने आंसर्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, कजिन्स के साथ इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना, और बढ़िया रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर सब टॉपिक, हर एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन समझाया जाएगा डिटेल में जाकर। इसी के साथ इस सेशन को भाई खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन नाम से, जिसमें सबसे पहले जो वीडियो आएगा वो आपको रोस्टर फॉर्म का पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटर, साइनिंग ऑफ। और आपको जाने से पहले बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, एंड दैट टू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा नहीं, किसी भी वीडियो को देखने का कोई पैसा नहीं। चाहे आप हमारी YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो देखो, या वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके वहां वीडियोस देखकर पढ़ाई करो, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पर आप किसी भी वीडियो को देख लो, कोई पैसा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कोड नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कोर्स नहीं लेना है आपको, किसी भी चीज में एनरोलमेंट नहीं करना है, बस रेगुलरली आपको अपनी पढ़ाई करनी है मैग्नेट ब्रेन्स के टीम के साथ, ठीक है। हम अब आपको हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहे हैं, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी परफेक्टली बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सारा कंटेंट वहां पर मौजूद है। आप बढ़िया तरीके से अपना हिंदी मीडियम वाले भाई बहन दोस्त को भी बता सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी मीडियम भी परफेक्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप वहां जाकर हिंदी मीडियम में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इफ यू आर कनेक्टेड विद एनी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो उनको भी बताइए, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स, CBSE बोर्ड, सब, अब तो दिल्ली बोर्ड भी हम लोग केटर कर रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो। साइनिंग ऑफ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।